The Companies Amendment Bill 2919, Dr. Binay P. Sahasrabudhe to move a motion for consideration of the Companies Amendment Bill 2019. धन्यवाद उपसभापति जी। मैं आपकी अनुमति से कंपनी कानून में एक संशोधन प्रस्तावित करने वाला विधेयक सदन के सम्मुख रख रहा हूं। मान्यवर, इस विधेयक को आज सदन के सम्मुख लाते समय कुछ एक भूमिका है जिसको मैं कम समय में स्पष्ट करना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि स्वाधीनता के बाद और स्वाधीनता के 75वें वर्ष में स्वाधीनता का अमृत महोत्सव आज़ादी का हम मना रहे हैं, तो एक कटाक्ष अगर हम डालते हैं कि स्वाधीनता के बाद जिन चीज़ों में तीव्र गति से आगे बढ़ना जरूरी था, जैसे अगर मैं शिक्षा की बात करूं, हमारे सांस्कृतिक विरासत के बारे में जो कदम उठाने की ज़रूरत थी उनकी बात करूं, तो इन बहुत सारे विषयों में एक दृष्टि से एक उपेक्षा का दृष्टिकोण रहा। कई बार हमने लॉर्ड मैकॉले और उसके मिनट्स की चर्चा इस सदन में भी की है, बाहर में भी होती रही, मगर लगता है कि मैकॉले की छाया से शिक्षा को, इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बाहर लाने का जो एक बहुप्रतीक्षित कार्य था, वो केवल नई शिक्षा नीति के कारण होने की एक आशा निर्माण हुई है, क्योंकि नई शिक्षा नीति देश की शिक्षा व्यवस्था में एक आमूलचूल परिवर्तन करती है। उसी तरीके से अन्य विषयों में भी बहुत जरूरी था कि हम परिवर्तन का रास्ता अपनाएं। देश का जो स्वभाव है, देश की जो प्रकृति है, देश की जो मूल पहचान है, उस रास्ते पर हम जाएं। मगर दुर्भाग्यवश ये हुआ नहीं। हमने कई सारी बातें जो स्वाधीनता के पहले थी उनको जस का तस रखा और हम आगे बढ़ते गए, और लोग कहने लगे कि गोरा अंग्रेज तो गया है मगर उसकी जगह काले अंग्रेज ने ली है। कुछ लोग ये भी कहने लगे, और मात्र 10 साल की बात है, कोई बहुत उसके लिए समय नहीं लगा, 1957 तक लोगों के अंदर ये स्वर पनपने लगा कि अंग्रेज तो चला गया मगर अंग्रेजियत तो अभी भी बरकरार है। और हम देखते हैं कि इस सदन में, हमारे इस पवित्र संसद के अंदर भी हम देखते थे कि 1999 तक हमारे देश का बजट शाम को 5 बजे आता था। अभी किसी के मन में ये नहीं आया कि शाम को 5 बजे क्यों? बजट तो एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु होती है और सारी महत्वपूर्ण बातें सदन प्रारंभ होते ही सदन के सम्मुख आती है, मगर बजट 5 बजे आने की एक पद्धति डाली गई। अभी उसका कारण ये था कि ये ब्रिटिश साहब की सुविधा के लिए, क्योंकि वहां जब 11 बजेंगे, जब यहां पर 5 या इस तरीके का समय होगा, तो उनकी सुविधा के लिए स्वाधीनता के पहले से जो परंपरा चलती आई, हमने उसको बरकरार रखा। किसी के मन में भी आया नहीं कि उस परंपरा को बदलना चाहिए। ये तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को सत्ता के सूत्र हाथ में लेने पड़े, जबकि ये एक छोटा सा मगर महत्वपूर्ण परिवर्तन था जो हमारे देश ने देखा, इस सदन ने देखा, इस सभागृह ने देखा। तो इस तरीके से जो पुरानी बातें थी, पुरानी पद्धतियां थी, पुरानी परंपराएं थी, उनको उपनिवेशवाद की छाया से बाहर निकालकर इस देश के स्वभाव, इस देश की प्रकृति, इस देश का इतिहास, इस देश की विरासत, इसके साथ जोड़ने का जो अधूरा कार्य था, मैं मानता हूं कि वो कार्य करने के लिए ही एक दृष्टि से इस देश ने 2014 में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता के सूत्र अपने हाथ में लिए। सदन को पता होगा शायद कि जब 2014 में और शायद 16 मई को चुनाव के परिणाम आए थे, तो 18 मई के गार्डियन ने एक एडिटोरियल में कमेंट की, और गार्डियन के कमेंट ये बताती है कि परहैप्स नाउ द ब्रिटिशर्स विल हैव टू फाइनली लीव इंडिया। क्योंकि जो ब्रिटिशों की एक प्रथा पद्धति थी, उन्होंने जो भी यहाँ पर पद्धतियां निर्माण की थी, उसी के नक्शे कदम हम चलते रहे। हमने अपने स्वभाव, इस देश की प्रकृति के अनुरूप कुछ करना कभी ठान भी लिया नहीं, कभी सोचा भी नहीं, जिसके चलते एक अनुशेष, एक बैकलॉग बना रहा। उस बैकलॉग को पूरा करने का काम, उसको नष्ट करने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में होगा। इस तरीके की बात
यहां तक कि गार्डियन जैसे समाचार पत्र ने उस समय में रखी, और हम सब जानते हैं कि उसके बाद विगत 7-7.5 सालों में जो हुआ है वो इस देश को, मतलब भारत को, भारतीयता का एहसास दिलाते हुए भारतीय प्रथा पद्धतियां, विचार और हमारा सिद्धांत, हमारी सोच, इसके आधार पर आगे बढ़ने की दिशा में विगत 7-7.5 सालों में हम आगे बढ़े। ऐसी स्थिति में हमारे देश की विरासत का जो एक महत्वपूर्ण अंग बनता है कि इस देश के जो ऐतिहासिक स्थल है, जिसको हम मॉन्यूमेंट्स कहते हैं, उनकी स्थिति को और अधिक अच्छा करने के लिए जो आवश्यक संसाधन जुटाने की जरूरत है, उस संदर्भ में ये कंपनी कानून में और परिवर्तन का बिल मैंने सदन के सम्मुख लाया है। ये बिल ये कहता है कि जो CSR एक्ट आया था 2013 में, उसमें प्रावधान है कि 2% आपको CSR के रूप में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में आपको व्यय करना होगा समाज के लिए। उस 2% का 25% हमने ये सजेस्ट किया है, हमने ये सुझाव दिया है, हमने ये आग्रह रखा है इस बिल के माध्यम से कि वो हमारी ऐतिहासिक संपदा जो है, विरासत जो है, उसके रखरखाव में और उसके विकास के लिए उसको उपयोग में लाया जाए, उस तरीके की एक बाध्यता बनाई जाए। और उस दृष्टि से अगर हम देखें, और सदन के अंदर बैठे हुए कई लोगों ने हमारे देश के जो एक दृष्टि से मानबिंदु हम कहा सकते हैं, ऐसी सारी चीज़ों का दर्शन किया होगा, वहाँ पर गए होंगे और मन में एक पीड़ा लेकर वापस आए होंगे कि इतना पुराना हमारे देश की सभ्यता का, संस्कृति का, इतिहास का जो हिस्सा बना है, ऐसा ये क्षेत्र है, ऐसा ये एक वास्तु है, चाहे वो किला हो, चाहे कोई बाड़ा हो, चाहे कोई तीर्थ स्थल हो, और उसकी अवस्था ऐसी क्यों है। और अच्छी बात है कि देश जब अब परिवर्तन के रास्ते आगे निकल पड़ा है, तो हम सब जानते हैं कि काशी में, काशी विश्वनाथ मंदिर का जो कॉरिडोर बना है, उसका भी अभी उद्घाटन होने की स्थिति आ गई है, और बहुत अच्छे तरीके से देश के अंदर ये हमारी विरासत के प्रति सरकार की जो सोच है वो प्रामाणिकता से आ रही है, सामने झलक भी रही है। मगर इसमें जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने ही कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में उन्होंने अभी 15 अगस्त के अपने भाषण में जोड़ा सबका प्रयास। तो ये सबका प्रयास अगर होना है तो देश के कॉरपोरेट क्षेत्र को इससे अलग नहीं रखा जा सकता। इस प्रयास में कॉरपोरेट क्षेत्र का भी भरसक योगदान हो, और उनके द्वारा जो CSR के लिए राशि अलग से रखी जाती है, उस राशि का उपयोग इस विषय के लिए करने की बाध्यता बने, ये इस विधेयक के पीछे की मेरी भूमिका है। महोदय, हम सब जानते हैं अजंता वेरूळ, या जिसको एलोरा बोलते हैं ब्रिटिशों के कारण, वहाँ पर अभी हम जाते हैं, झांसी जाते हैं, उधर नागालैंड में हम दीमापुर जाते हैं, तो कहते हैं कि वो जो हिडिंबा थी महाभारत की, उसने जो शतरंज खेला उसके कुछ वहाँ पर अवशेष दिखाई देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम देखेंगे, महाबलीपुरम जाइए या उत्तर भारत में अन्य जगह जाइए, तो इन सारे अवशेषों की, इन सारी ऐतिहासिक जो हमारे विरासत के मानबिंदु बने हैं, उनकी अवस्था बहुत ही विकट है। एक तो पर्यटन की दृष्टि से उनका विकास होना जरूरी है, वहाँ पर अच्छे तरीके से बाकी वाणिज्यिक गतिविधियां, कमर्शियल एक्टिविटीज अच्छे तरीके से एक अनुशासित पद्धति से बने, जिसके कारण इन विरासत की चीज की रखरखाव में कोई कमी न आए, इसकी चिंता हो, ये भी जरूरी है। हम जाते हैं, मैं एक बार झांसी गया था अध्यक्ष महोदय, और हमने देखा कि झांसी के किले में, जहाँ पर मतलब इतना गौरवशाली इतिहास है रानी लक्ष्मीबाई का, मगर वहाँ पर ऐसी छोटी छोटी दीवारें हैं, दीवारें के अंदर विंडोज जैसा एक कक्ष है, और वहाँ पर जाकर देखा तो मन को बहुत पीड़ा हुई। वहाँ पर लिखा हुआ होता है X loves Y, और तरह तरह के चित्र निकाले हुए होते हैं। ये अवस्था है हमारे ऐतिहासिक विरासत के ऐसे जो सारे स्थल हैं उनकी, क्योंकि रखरखाव नहीं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो, नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी हो, विभिन्न राज्यों के इस संदर्भ में काम करने वाले विभाग हो, इनके पास आवश्यक संसाधन नहीं है, और संसाधन जुटाने के लिए जो आवश्यक एक उत्साह, उमंग, और सबसे महत्वपूर्ण इस काम के प्रति जो प्रतिबद्धता होनी चाहिए, वो भी नहीं है। समाज का भी एक दृष्टिकोण इसके लिए निश्चित रूप में जिम्मेदार ठहराना आवश्यक बनता है। मगर साथ ही साथ मैं मानता हूं कि हमारे कॉरपोरेट क्षेत्र को अगर इस पद्धति का एक एहसास दिलाने की कोशिश हम करते हैं, तो
हो सकता है कि हमारे देश के प्राचीन विरासत के बारे में कुछ नए सिरे से शायद हम एक सोच बना सकते हैं। और हमारे देश की विरासत के बारे में, हमारे देश की संपदा के बारे में केवल हमारे देश के अंदर के विद्वानों ने चर्चा नहीं की है। विल ड्यूरेंट जैसे एक जगत विख्यात विद्वान ने 1930 में जो कहा है, मैं सदन के सम्मुख उनका एक परिच्छेद यहां पर कोट करना चाहता हूं। ड्यूरेंट साहब ने लिखा है, द केस फॉर इंडिया, उनकी बहुत मशहूर किताब है। द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया वॉज द इन्वेजन and destruction of a high civilization by a trading company utterly without scruple or principle, careless of art and greedy of gain, overrunning with the fire and sword a country temporarily disordered and helpless, bribing and murdering, annexing and stealing, and beginning that career of illegal and legal plunder which has now gone to ruthlessly for 173 years। 1930 में वो बोल रहे कि 173 साल ये प्लंडर, ये लूट चलती आई है। अंत में वो कहते हैं कि इंग्लैंड हैज ईयर्स बाय ईयर बीन ब्लीडिंग इंडिया टू द पॉइंट ऑफ डेथ। द ब्रिटिश ओनरशिप ऑफ इंडिया हैज बीन ए कैलामिटी एंड क्राइम। द प्रेजेंट प्लंडर हैज नाउ गॉन ऑन बियॉन्ड बेयरिंग। ईयर बाय ईयर इट इज डिस्ट्रॉइंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड जेंटलेस्ट पीपल ऑफ हिस्ट्री। ये विल ड्यूरेंट कह रहे, हम नहीं कह रहे। तो ये जो लूट मचाई गई थी, ये जो उपेक्षा उनके काल में हुई थी, स्वाधीनता के बाद जरूरी था कि उसके बारे में अधिक संवेदनशीलता से, अधिक अपनत्व की भावना से, अधिक गंभीरता से इन सारे विषयों पर एक सोच बने, जो दुर्भाग्यवश बनी नहीं। और मैं मानता हूं कि अभी कम से कम स्वाधीनता के 75वें साल में आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो मुहूर्त है, उसको साधते हुए अगर हम इस काम को करेंगे और हमारी इस संपदा के रखरखाव के लिए कुछ कानून प्रावधान अगर हम करेंगे, तो मैं मानता हूं कि एक ऐतिहासिक आवश्यकता शायद हम पूरी कर पाएंगे। महोदय, मैं छोटी छोटी कई बातों का जिक्र करना चाहता हूं, मगर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आज नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के माध्यम से जो भी काम हुआ है, उस काम में भी बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी मतलब जिसको इस पद्धति से सोचने की जरूरत नहीं, इसलिए ऐसी सोच को बनाया गया है। मैं एक उदाहरण देता हूं विकृति का। मैंने सदन में एक बार इसका उल्लेख इसके पहले भी किया था कि कैसी विकृत सोच के कारण, आपको पता होगा, हम सबको पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब प्रतापगढ़ पर थे और अफजल खान उनको मिलने के लिए आया, तो अफजल खान को यह अंदेशा हो रहा था कि ये कोई सही नहीं है और हो सकता है मेरी हत्या हो जाएगी, मैं कोई सीधा साधा और जैसा गया वैसा लौट नहीं पाऊंगा। इसलिए उसकी 62 रानियां थी, उसकी उन्होंने कत्ल कर दी, ये कहते हुए कि मैं जाऊंगा, पता नहीं मैं आऊंगा या नहीं। ये इतिहास है, मैं मनगढ़ंत बात नहीं बता रहा हूं। और आज आप जाएंगे, बाद में अफजल खान का क्या हुआ वगैरह हम सब जानते हैं, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं। आज कर्नाटक में गोलकोंडा में 62 बेवाओं की कब्र नेशनल मॉन्यूमेंट बन गई है, और वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज की जो बहू महारानी तारा रानी, उनकी एक छोटी सी समाधि है सातारा के निकट, जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, लोकल गवर्नमेंट उसके प्रति उपेक्षा का भाव अपनाती है। ये तरीका रहा है, और कैसी कैसी चीजों को हमने मॉन्यूमेंट बना दिया। मेरी तो ये भी मांग है इस निमित्त से कि इस तरीके से नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के अंदर जो हमारे देश के मॉन्यूमेंट्स की एक सूची पता नहीं कैसे बनाई गई और किसने बनाई, उसके बारे में भी एक नए सिरे से सोच बननी चाहिए, ताकि जिनका रखरखाव होना बहुत जरूरी है। मुझे पता नहीं 62 बेवाओं की कब्र पर कितना खर्चा होता है सरकार का, मैं नहीं जानता। तो ऐसी स्थिति में अगर हमारे मर्यादित संसाधनों का ठीक उपयोग करना है, तो इसके बारे में भी मैं मानता हूं कि नए सिरे से कुछ एक सोच हमें अपनानी पड़ेगी और उस पद्धति से काम करना पड़ेगा। और हमारे देश में ये परंपरा है अध्यक्ष महोदय, ये कोई नई बात नहीं है। महारानी अहिल्याबाई होळकर को हम सब जानते हैं, और अहिल्याबाई ने काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में क्या काम किया हम सब जानते हैं, अन्य मंदिरों के बारे में अहिल्याबाई ने क्या काम किया हम सब जानते हैं। मैं नासिक से आता हूं, नासिक में जो राम मंदिर है, कालाराम का मंदिर, ऐसे कई सारे मंदिरों के बारे में उस समय के राजा महाराजाओं ने क्या काम किया हम सब जानते हैं। तो इस तरीके से शासन के द्वारा व्यय होना ये भी एक आवश्यकता है, और शासन के साथ हाथ मिलाकर
कंधे से कंधा मिलाकर हमारे कॉरपोरेट क्षेत्र ने कुछ काम करना, इसकी भी मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी आवश्यकता है। बड़ी अच्छी बात है अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है ये सदन के सम्मुख लाते समय कि न केवल महाराष्ट्र मगर पूरे देश को जिनके कार्य के बारे में, ऐतिहासिक योगदान के बारे में अभिमान होना चाहिए, ऐसे थोरले बाजीराव पेशवा जो छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य के ही प्रधान थे एक दृष्टि से, उनकी एक समाधि और नर्मदा के तट पर रावेर खेड़ी में है। मगर रावेर खेड़ी की इस समाधि वो जो नदी का प्रवाह है, किसी कारण उस प्रवाह के अंदर आने की संभावना बन गई और हो सकता है कि वो समाधि अब शायद नहीं रह पाएगी। तो कुछ इतिहासकारों ने बीच में माननीय गृह मंत्री जी से संपर्क किया और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इस विषय में काफी रुचि दिखाई और तत्काल मध्य प्रदेश सरकार को भी उन्होंने निवेदन किया और मध्य प्रदेश सरकार अब थोरले बाजीराव पेशवे की समाधि नए सिरे से रावेर खेड़ी में निर्माण करने का काम करने जा रही है, जिसकी आवश्यकता है। मगर सरकार कितना भी करे, जैसे मैंने कहा कि कम है। पुणे में राजा दिनकर केळकर वस्तु संग्रहालय नाम से एक म्यूजियम है। एक राजा केलकर नाम का एक युवा था, उसके पिता दिनकर केलकर ऐतिहासिक संसाधनों को संग्रह करने की एक बहुत बड़ी चाह उनके अंदर थी और उन्होंने लगभग 1,21,000 चीजों का संग्रह किया है। उसमें बड़ी बड़ी पालकियां है, शस्त्र अस्त्र, हमारे रसोई घर में जो उपयोग में लाए जाते थे ऐसे बर्तन, और 100 साल 200 साल 150 साल पुराने हैं। इन सारे चीजों के लिए फिर उन्होंने एक अपने ही वाड़े का 4 मंजिला एक भवन बनाया और वहां पर आज वस्तु संग्रहालय। कभी आप पुणे जाओगे तो माननीय सदस्यों को मैं अनुरोध करूंगा कि आप जरूर जाकर ये एक व्यक्ति ने जो संग्रह किया है उसको देखिए। मगर आज भी वहां के प्रबंधक मुझे कहते हैं कि उनके पास जितना संग्रह है ऐतिहासिक वस्तुओं का, चीजों का, उसमें से केवल आधा ही वो दिखा पाए हैं। बहुत सारा अभी भी शेष है उनके पास, स्टोर रूम में बचा है। उसके लिए जगह की जरूरत है, संसाधनों की जरूरत है। यही स्थिति मुंबई की है एशियाटिक सोसाइटी की। हम सब जानते हैं कि जैसे देश में कलकत्ता में एक एशियाटिक सोसाइटी है, वैसे मुंबई में भी है। मगर मुंबई की एशियाटिक सोसाइटी को अपनी जगह नहीं है, तो राज्य सरकार ने वहां का जो टाउन हॉल है मुंबई के अंदर हॉर्निमन सर्कल में, कई सारे लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, ऐसी बड़ी बड़ी सीढ़ियां है उसकी, बहुत जगह उसका चित्रीकरण आता है, वो जगह उनको दे दी। अभी वहां पर मैं आपको बिल्कुल प्रामाणिकता से कह रहा हूं और दिल को बड़ी वेदना है ये बताते समय कि उनके पास पुराने पुराने कागजात है। ये स्वयं एशियाटिक सोसाइटी संस्था 1808 में बनी हुई है। इतनी पुरानी संस्था है, 200 साल काम कर रही है। उनके पास पुराने दस्तावेज है बहुत बड़ी मात्रा में। आज दुर्भाग्यवश रख रखाव की उपेक्षा होने के कारण वो चूहों का और अन्न बन रहे हैं। बड़ी गंभीर स्थिति है, दिल को वेदना होती है वो जब देखने के बाद। पैसा नहीं है, राज्य सरकार कुछ छोटा बड़ा काम करती है, केंद्र सरकार भी उनके कर्मचारियों का पगार देती है, मगर जब तक कॉरपोरेट क्षेत्र इस विषय में और ताकत से सामने नहीं आएगा, मैं मानता हूं कि इन सारी हमारी विरासतों की रखरखाव की जो आवश्यकता है, उसमें जो आज समय की आवश्यकता के अनुसार हमने करना जरूरी है, मुझे डर है कि हम नहीं कर पाएंगे। और इसलिए मैं मानता हूं कि हमारे ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स की, हमारे जो बाकी कागजात, बहुत सारे दस्तावेज जो होते हैं, उनके रखरखाव की जो आवश्यकता है और मैसिव आवश्यकता है, ये कोई छोटा बड़ा काम नहीं है, ये एक महान ऐतिहासिक राष्ट्रीय आवश्यकता के रूप में अगर इसको हम देखेंगे, अच्छी बात है कि नए सिरे से इस विषय में एक सोच बनी है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आंकड़ेवारी ये बताती है कि 1976 के बाद कुल मिलाकर 54 ऐसे प्रसंग आए कि विदेश से जो हमारा मतलब ऐतिहासिक वस्तुओं को चुरा कर लेके गए थे, चाहे और केवल यूके में, ब्रिटेन में नहीं ले गए, अन्य देशों में गए, ऑस्ट्रेलिया में गए, अन्य किसी भी देश, क्योंकि यहां कोई माय बाप ही नहीं था, कोई चिंता ही नहीं करता था। मुझे तो डर है स्वाधीनता के बाद भी शायद यही वातावरण चला रहा होगा, क्योंकि किसी ने इसके बारे में गंभीरता से शायद जितना सोचना चाहिए सोचा नहीं। अब 1976 के बाद 54 बार ऐसे आर्टिफैक्ट्स भारत में लाए गए, उसमें से 41 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सत्ता सूत्र हथियाने के बाद लाए गए। 75% काम
अभी विगत 7 साढ़े 7 सालों में हुआ। बड़ी बात है। मैं साधुवाद देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री का कि उन्होंने इस विषय में इतनी बारीकी से और जिसको एक पॉलिटिकल विल बोलते हैं, उस राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए काम किया। मैं मानता हूं कि अब देश का दायित्व बनता है कि हम इसमें आगे बढ़े। अगर मैं सीएसआर के बारे में कुछ आंकड़ेवारी दे दूं सदन को, तो सीएसआर ने भी जब 2013 में यह कानून आया तो पहले साल में लगभग 68 करोड़ रुपीस इस विषय के लिए खर्चा किया था, मगर उसके बाद ये लगातार घटता गया, 40 करोड़ तक ये स्थिति आ गई है। मैं मानता हूं कि इस विषय की आवश्यकता को अगर हम देखेंगे तो इसमें बहुत अधिक मात्रा में धन जुटाने की जरूरत है, और इसीलिए मैंने ये कानून के बारे में एक प्रस्ताव रखा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि आज कॉन्जर्वेशन के लिए पूरे विश्व भर में भारतीय जो तंत्रज्ञ है उनका बहुत बोलबाला है। आप कंबोडिया जाइए, वियतनाम जाइए, अंकोर वट का मंदिर हम सब जानते हैं। ऐसे कई क्षेत्रों में आज उनके रखरखाव का काम अगर कोई कर रहा है तो हमारे संस्कृति विभाग के सहयोग से और हमारी सरकार उनको आवश्यक जो भी मदद है वो मुहैया कर रही है। और इसलिए आज के जमाने में विशेष रूप में अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करते हैं। अगर हमारे ये मॉन्यूमेंट्स, हमारी ये जो ऐतिहासिक विरासत है, ये जो संपदा है, ये पर्यटकों के लिए खुली करनी है, वैसे तो खुली है ही, मगर अधिक पर्यटकों को आकर्षित करना है तो एआर, वीआर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब का उपयोग हमें करना पड़ेगा। फिर एक बार धन की प्रचुर मात्रा में आवश्यकता रहेगी, और इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन है कि सदन इस गंभीर विषय को उतनी ही गंभीरता से सोचे और ये जो मेरा प्रस्ताव है इसका अनुमोदन करे। ऐसा अगर होता है तो बड़ी मात्रा में हमारे कॉरपोरेट क्षेत्र का जो धन है, हमारी ऐतिहासिक विरासत के जो क्षेत्र है, जो स्थान है, जो इमारतें हैं, किले हैं, इन सब के रखरखाव के लिए उपयोग में लाना संभव हो पाएगा। और एक दृष्टि से इस विषय में हम एक नया इतिहास लिखने के लिए तैयार हो जाएंगे। मेरा निवेदन है कि सदन इस प्रस्ताव का अनुमोदन करे। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब।